वो अचानक नींद से जागी, उसका चेहरा खून से सना था और उसने देखा कि उसके आसपास लाशें ही लाशें पड़ी हैं। वो एक लैब में थी, लेकिन उस पूरी इमारत में उसके सिवा कोई और जिंदा नहीं बचा था। वो लड़की नंगे पैर बाहर आई। वो बर्फ से ढके जंगल को पार करते हुए एक सुनसान और ठंडी सड़क पर चल रही थी। तभी पीछे से एक वैन तेजी से आई और उसे टक्कर मारते मारते बची। अचानक ब्रेक लगने से वैन उस लड़की के ठीक सामने रुक गई। फिर वैन पीछे हुई और उसके बगल में आ गई। गाड़ी में सिगरेट पी रहा आदमी बहुत गुस्से में था। उसे रास्ता रोके खड़ी वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने आदमियों से कहा कि उस लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दे, और वो अकेली नहीं थी जिसे किडनैप किया गया था। गाड़ी के पीछे एक और औरत को बंधक बनाकर रखा गया था। उस गुंडे ने तब ध्यान दिया कि लड़की के कपड़ों पर लगा वो लाल रंग पेंट नहीं बल्कि असली खून था। उन लोगों को लड़की पर शक होने लगा और वे उसके साथ बदतमीजी करने लगे। पीछे बैठी औरत से ये सब देखा नहीं गया। इतने सारे आदमी मिलकर एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बदले में उन गुंडों ने उसे ही बुरी तरह पीट दिया। वो लड़की बिना किसी डर के उस आदमी से अपना हाथ हटाने को कहती है, लेकिन वो नहीं माना बल्कि और ज्यादा बदतमीजी करने लगा। जल्द ही इन बेवकूफ लोगों को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। किडनैप हुई औरत जब होश में आई तो उसने देखा कि गाड़ी में कोई भी नहीं है। उसने सिर्फ उस रहस्यमयी लड़की को एक अधमरे गुंडे के पास बैठे हुए देखा। उस नेकदिल औरत ने लड़की को रोक लिया और एक फोन निकालकर उस गुंडे को दिया ताकि वो खुद अपने लिए एम्बुलेंस बुला सके। ये सब करने के बाद वो औरत बस वहां से जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन वो अचानक रुक गई। उसका ज़मीर उसे उस छोटी बच्ची को इस ठंडे और सुनसान जंगल में अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो वापस उस लड़की के पास गई। अपने हाथ को थामे उस औरत को देखकर लड़की ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। लीसा नाम की उस औरत ने अपने जान पहचान वाले एक अंकल को बुलाया। जैसे ही वे लड़की को गाड़ी में बिठाने लगे, उन्होंने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है और फिर वो बर्फ में ही बेहोश हो गई। उन दोनों भले लोगों ने तुरंत लड़की को गाड़ी में लिटाया। किस्मत से वो अंकल शहर के एक डॉक्टर थे। सर्जरी की टेबल पर उन्होंने हैरानी से देखा कि लड़की की पीठ पर गोलियों के निशान थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो अब तक जिंदा थी। कई गोलियां निकालने के बाद डॉक्टर अंकल ने देखा कि लड़की की गर्दन के पीछे वाले घाव में कुछ अजीब सा है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस घाव में से एक बड़ी सी चिप निकाली। ऐसा करते ही लड़की के शरीर की वो सारी ताकतें जाग गई जिन्हें रोक कर रखा गया था। जब डॉक्टर अंकल ने पलट कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो ये देखकर दंग रह गए कि लड़की की पीठ पर लगी गोलियों के सारे घाव अपने आप भर गए थे। अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने ज्यादा शराब पी ली है। लीसा बाहर इंतजार कर रही थी। अंकल ने उसे ये अजीब बात बताई और चेतावनी दी कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसे संभल कर रहना चाहिए। लेकिन नेकदिल लीसा को लगा कि इसी लड़की ने उन गुंडों से उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे अपने घर ले जाएगी और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वो उसी के साथ रहेगी। लीसा गाड़ी चलाकर लड़की को अपने घर ले आई। ये एक बहुत बड़ा और खुला खेत था। घर के अंदर एक लड़का भी था जो कि लीसा का छोटा भाई टॉम था। इस इतने बड़े घर और खेत में अब बस ये भाई बहन ही अकेले रहते थे। रात को लीसा ने अपनी नई मेहमान के लिए बहुत सारा खाना बनाया। उस लड़की ने जिंदगी में कभी इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह में पानी आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि खाना कहाँ से शुरू करे। लेकिन इतने स्वादिष्ट खाने के बावजूद टॉम अपने फोन में ही लगा हुआ था और उसने एक निवाला तक नहीं खाया। गुस्से में आकर लीसा ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन डाइनिंग टेबल से लड़ते लड़ते लिविंग रूम तक पहुंच गए। जब दोनों की लड़ाई खत्म हुई और लीसा ने पलट कर देखा तो पता चला कि वो लड़की सारा का सारा खाना अकेले ही चट कर चुकी है। खाना खाने के बाद लीसा लड़की को एक कमरे में ले गई। ये वो कमरा था जहाँ लीसा बचपन में रहा करती थी। जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी जगह पर रहकर लड़की को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे बिल्कुल अपने घर जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एशिया के किसी इलाके में एक खास सूट पहने हुए एक औरत जमीन पर पड़ी एक लड़की के सिर में लगातार गोलियां मार रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी एक म्यूटेंट थी। उसने इस चर्च को खून से नहला दिया था। ऐसी सुपर पावर वाली लड़कियों को मारने के लिए उनके सिर में गोली मारना जरूरी होता है, वरना वे फिर से जिंदा हो जाती है। वो औरत लड़खड़ाते हुए चर्च से बाहर निकली। बाकी का काम अब सरकारी लोग संभालेंगे। उसकी टीम के लोग उसे लेने के लिए पहले ही वहां गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। दरअसल ये लोग एक स्पेशल टीम का हिस्सा है जो दुनिया भर में फैले खतरनाक म्यूटेंट्स को खत्म करने का काम करती है। और ये औरत इस टीम की कैप्टन थी। उसने अपनी डायरी में एक और नाम काट दिया। उसने एक और मुसीबत खत्म कर दी थी। कैप्टन काफी सख्त और निडर स्वभाव की थी। अपने घावों का इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल जाने के बजाय उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और अपने नंगे हाथों से ही अपने शरीर में घुसी गोली को बाहर निकाल लिया। गोली निकालते ही उसके शरीर का वो घाव तेजी से भरने लगा। इसका मतलब वो खुद भी एक म्यूटेंट थी। जब वो अपने सिर से गोली निकालने की कोशिश कर रही थी तब उसके हाथ पर अजीब सी लाल रंग की नसें दिखने लगी। गुस्से में आकर उसने एक जोरदार मुक्का मारा। गुस्सा शांत होते ही उसके हाथ के वो लाल निशान भी गायब हो गए। कैप्टन वापस अपने लैपटॉप के पास आई। उसने नए मिशन की फाइल को 10 गुना तेज स्पीड पर देखा। बस कुछ ही सेकंड में उसने सारी जानकारी दिमाग में बिठा ली। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी हस्ती उससे मिलना चाहती थी। ये कोई और नहीं बल्कि म्यूटेंट कॉर्पोरेशन की कोरियाई हेड मिस बेकर थी। मिस बेकर ने कैप्टन को एक सीक्रेट फाइल दिखाई। दरअसल कुछ दिन पहले ही कोरिया की एक लैब से एक टॉप लेवल की सेकंड जनरेशन म्यूटेंट लड़की भाग निकली थी। इस लड़की का कोई नाम नहीं था बल्कि उसका सिर्फ एक कोड नेम था। लेकिन ये म्यूटेंट लड़की बहुत ही खास थी क्योंकि वो सभी सेकंड जनरेशन म्यूटेंट्स का मेन एक्सपेरिमेंटल मॉडल थी। मिस बेकर चाहती थी कि कैप्टन उस लड़की को वापस पकड़कर लाने में उनकी मदद करे क्योंकि इस लड़की के अंदर असीमित ताकत छुपी हुई थी। अगर वो बाहर आजाद घूमती रही तो पता नहीं कितनी बड़ी तबाही मचा सकती थी। मिस बेकर का पुराना एहसान चुकाने के लिए कैप्टन ने उनका ये काम करने के लिए हाँ कह दी। वैसे भी उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था। और इस बीच लीसा के घर पर रह रही वो
रहस्यमयी लड़की अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा और उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत धीरे धीरे उसका नाम पुकार रही हो। काफी देर बाद वो दर्द और आवाज दोनों गायब हो गए। अचानक उस लड़की को घर के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने बालकनी का दरवाजा खोला। उसने देखा कि गाड़ियों का एक बड़ा काफिला सीधे उनके घर की तरफ आ रहा था। गुंडों के एक बॉस ने अपने आदमियों के साथ घर को घेर लिया था। दरअसल सुबह लीसा को किडनैप करने वाले आदमी इसी बॉस के गुंडे थे और वो लीसा के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी नजर लीसा के इस बड़े से खेत और जमीन पर थी। लीसा अपनी बंदूक तानकर घर के सामने खड़ी हो गई। वो इन गुंडों को अपना घर छीनने से रोकना चाहती थी, लेकिन बॉस को उससे जरा भी डर नहीं लगा। वो तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो जमीन पहले से ही उसकी हो चुकी हो। उसके आदमियों ने लीसा को घेर लिया और उसके हाथ से बंदूक छीन ली। तभी उसका छोटा भाई टॉम अपनी बहन को बचाने के लिए बेसबॉल बैट लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया, लेकिन एक गुंडे ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। मार खाने की वजह से टॉम के मुंह से खून बहने लगा। वे दोनों भाई बहन अब उन गुंडों के चंगुल में फंस चुके थे। बॉस ने अपने आदमियों से जमीन के कागजात मंगवाए और लीसा से जबरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लीसा ने इतनी मार खाने के बावजूद भी हार नहीं मानी। तब बॉस ने फैसला किया कि वह उसके भाई को नुकसान पहुंचाएगा। तभी लीसा ने हवा में कुछ अजीब सा देखा और ऊपर की तरफ देखने लगी। छत पर एक लड़की बिल्कुल शांत खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे लीसा घर लेकर आई थी। जैसे ही वो छत से नीचे कूदने लगी, वहां खड़े सभी लोग डर के मारे चीखने लगे। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो लड़की बिल्कुल आराम से जमीन पर लैंड कर गई। वो सीधे उस मोटे आदमी की तरफ गई जो लीसा को मार रहा था। उसने बस एक लात मारी और वो आदमी उड़ता हुआ गोदाम में जा गिरा। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। गुंडों का बॉस पूरी तरह से डर गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो जमीन पर ऐसे गिर पड़ा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी लीसा ने दौड़कर उस लड़की को रोक लिया। उसने उस डरे हुए बॉस को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे उसके होश ठिकाने आ गए। इसके बाद वे सभी गुंडे अपनी गाड़ियां लेकर वहां से भाग खड़े हुए। उन मुसीबत खड़ी करने वालों को भागता देख लड़की ने टॉम की तरफ मुड़कर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। लड़की की इस ताकत को देखकर भाई बहन दोनों थोड़े हैरान थे। बड़ी बहन होने के नाते लीसा मन ही मन घबराने लगी थी, लेकिन टॉम का दिमाग बहुत तेज था। वो तुरंत उस लड़की से घुल मिल गया। सुपरमार्केट जाते हुए उसने फोन निकालकर उसे यूट्यूब पर वीडियोस दिखाए। वो उस लड़की के कुछ वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालना चाहता था। इससे वे दोनों रातों रात फेमस हो जाते, लेकिन लड़की ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अपना पूरा ध्यान फोन पर चल रहे खाने के वीडियोस पर लगा दिया। उसे सिर्फ खाने में दिलचस्पी थी। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद लड़की फ्री सैंपल्स वाले स्टॉल पर ऐसे टूट पड़ी जैसे पानी में मछली। वो पागलों की तरह खाने लगी और टॉम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। उन दोनों को इस तरह खेलते देख लीसा मुस्कुराने लगी। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर बात सुनकर वो इतनी घबरा गई कि उसने दोनों को बताया भी नहीं और जल्दी से वहां से चली गई। दरअसल उन डॉक्टर अंकल के साथ एक हादसा हो गया था। किसी ने उनकी उंगलियां काट दी थी और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गुंडों का बॉस था जिसे उन्होंने पिछली रात खेत से भगाया था। उस बॉस से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को लेकर उन अंकल को ढूंढ निकाला जिन्होंने लड़की का इलाज किया था। सच उगलवाने के चक्कर में कमरे में सब जगह खून ही खून फैल गया। अंकल ने लीसा को सलाह दी कि वो उस लड़की को जल्द से जल्द घर से निकाल दे। उसके साथ रहने से कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। लीसा को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंकल की ये बात सच होने वाली थी। क्लिनिक से निकलते समय लीसा के दिमाग में बस अंकल की वही बात गूंज रही थी। आखिर उसे अपने छोटे भाई की भी फिक्र थी। तभी अचानक किसी ने उसकी गाड़ी के बोनेट पर पैर रखा। ये वो कैप्टन थी जो अपनी टीम के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई थी। कैप्टन ने उसे एक वीडियो दिखाया। ये वही वीडियो था जिसमें वो लड़की लैब से भागते समय सभी लोगों को बेरहमी से मार रही थी। लीसा ने जब देखा कि जिस लड़की को उसने पनाह दी है वो असल में एक खूंखार राक्षस है, तो उसके पसीने छूटने लगे। कैप्टन ने उसे एक फोन दिया और कहा कि जैसे ही वो अपने भाई को लेकर घर से सुरक्षित बाहर आ जाए तो उसे एक मैसेज कर दे। ये मैसेज उनके हमले का सिग्नल होगा। वही दूसरी तरफ गुंडों का बॉस अपने आदमियों को लेकर वापस अपने अड्डे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां उसके सारे आदमियों की लाशें पड़ी हैं। काले कपड़े पहने कुछ नौजवान पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल बॉस को ब्लैक मार्केट इंटरनेट पर उस रहस्यमयी लड़की का एक वांटेड पोस्टर दिखा था, इसलिए उसने इनाम पाने के लिए उस पोस्टर वाले इंसान से कांटेक्ट किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़े ये 4 लोग ही वो वांटेड पोस्टर निकालने वाले थे। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी और ये 4 काले कपड़े वाले लोग असल में शंघाई लैब से आए हुए म्यूटेंट एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स थे। उस गोलेम नाम के ग्रुप को किसी रहस्यमयी इंसान ने उस लड़की को ढूंढने का काम सौंपा था। गोलेम टीम के लीडर ने गैंगस्टर बॉस से उस लड़की का पता बताने को कहा, वरना वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। और उसी समय जिस लड़की के पीछे ये सब पड़े थे वो रहस्यमयी लड़की सारा के भाई के साथ छत पर बैठी थी। उसका भाई उसे एमा नाम की एक लड़की का टैलेंट शो वाला वीडियो दिखा रहा था। एमा ने उस शो में ऐसा जादू दिखाया था कि सब हैरान रह गए थे। ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहा था। सारा का भाई चाहता था कि ये लड़की भी ऐसे वीडियो बनाए जिससे वे दोनों बहुत अमीर हो जाए। पैसे आने के बाद वो लड़की के लिए बहुत सी टेस्टी चीजें खरीद सकेगा। जब ये दोनों बच्चे ख्याली पुलाव पका रहे थे तभी सारा गाड़ी से वापस आ गई। वो बहुत परेशान लग रही थी। वो उस मासूम सी दिखने वाली लड़की को देखकर सोच भी नहीं पा रही थी कि यही वो चुड़ैल है जिसने वीडियो में इतने लोगों को मारा था। जब वो उलझन में थी तभी महिला कैप्टन और उसका असिस्टेंट पहाड़ी पर खड़े होकर उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसकी टीम का एक आदमी बड़े से होर्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर लेकर तैयार था। तभी एक और गाड़ियों का काफिला फार्म हाउस पर पहुंच गया। गोलेम टीम के सुपरह्यूमन भी
गैंगस्टर को लेकर वहां आ गए। सारा को लगा कि वो बॉस फिर से जमीन हथियाने आया है। उसने फिर से अपनी बंदूक निकाली और घर के सामने खड़ी हो गई ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन वो गलत थी। बॉस इस बार जमीन नहीं बल्कि उस लड़की को लेने आया था। उस समय भाई उस लड़की को घर के पीछे वाली छत पर ले गया था और उसे वहां से तुरंत भाग जाने को कह रहा था। उधर घर के सामने बैकअप मिल जाने से गैंगस्टर ने इस बार सारा से कोई फालतू बात नहीं की और सीधा सारा को गोली मार दी। दूर होर्डिंग पर बैठे सैनिक ने भी हमला कर दिया और गोला सीधा घर पर लगा। गोलेम टीम के सुपर ह्यूमंस को तब समझ आया कि पास के जंगल में और भी लोग हैं। उनमें से हर एक कोट वाली एक सुपर ह्यूमन लड़की ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और ये देखने चली गई कि आखिर वहां कौन है। दो अलग अलग गुटों के लोगों का होर्डिंग पर आमना सामना हुआ और सुपर ह्यूमंस की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वो लड़का उस लड़की के सामने कमजोर पड़ रहा था। चाहे उसने चाकू चलाया या बंदूक, उस लड़की का बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्टा उसने लड़के को होर्डिंग से नीचे फेंक दिया। उस तलवारबाज लड़की ने जैसे ही उस लड़के को मारा तभी उनका एक और साथी तोप के गोले की तरह आया। दूसरी तरफ घर के सामने वाली जगह पर सारा का भाई अपनी बहन की लाश को गले लगाए फूट फूट कर रो रहा था। वो सामने खड़े गैंगस्टर को जान से मारना चाहता था, लेकिन उसने भाई के सिर पर बंदूक तान दी। जैसे ही लगा कि अब भाई भी मारा जाएगा तभी गैंगस्टर की छाती में एक गोली लगी। असल में महिला कैप्टन अपने असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच गई थी। अब जब वो आ गई थी तो इन मामूली गुंडों की कोई औकात नहीं थी। गोलेम टीम के लीडर ने बस अपना हाथ उठाया और उसके पीछे की लकड़ी की बाड़ के हजारों टुकड़े हो गए। उसने जैसे ही हाथ घुमाया गैंगस्टर के सारे गुंडों के शरीर में लकड़ी के टुकड़े धंस गए। वो नहीं चाहती थी कि ये छोटे मोटे कीड़े उसका मूड खराब करें, इसलिए दोनों अलग अलग सुपरह्यूमन टीमों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई। महिला कैप्टन और उसके साथी ने मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन वो लोग बिजली की रफ्तार से गोलियों से बच निकले। काले कपड़ों वाली एक लड़की महिला कैप्टन पर कूद पड़ी और उसे चाकू से मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैप्टन ने उसे अपने पैरों में जकड़ लिया जिससे वो हिल भी नहीं पाई। फिर कैप्टन ने अपनी पिस्तौल निकालकर लगातार कई गोलियां चलाकर उसके सिर के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन तभी गोलेम टीम का एक आदमी तेजी से आया और कैप्टन को लात मारकर छत से नीचे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरी। उसके ठीक सामने सारा का भाई अपनी बहन की ठंडी हो चुकी लाश को थामे बैठा था। महिला कैप्टन उस बच्चे को वहां से भाग जाने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी अधमरे गैंगस्टर ने भाई पर बंदूक तान दी। महिला कैप्टन ने भाई को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली। उनकी स्पेशल फोर्स टीम के सुपर ह्यूमंस के लिए आम लोगों की जान बचाना उनका फाराजा था। हालांकि महिला कैप्टन के शरीर पर गोलियों का असर नहीं होता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि गोली उसके शरीर को पार करते हुए सीधे भाई को जा लगेगी। इस तरह ये बेचारे भाई बहन सुपर ह्यूमंस की इस आपसी जंग की भेंट चढ़ गए। पर पड़े उन मासूमों को मरा हुआ देखकर महिला कैप्टन गुस्से से पागल हो गई और गोलेम टीम के उस आदमी से भिड़ गई। उसने अपनी तलवार उस आदमी की गर्दन में घूम दी। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी गोलेम टीम की लीडर उसके पीछे आ गई और उसने कैप्टन की पीठ में तलवार उतार दी। इस तरह महिला कैप्टन आगे और पीछे दोनों तरफ से बुरी तरह घायल हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची। दुश्मन उसे सिर में गोली मारने ही वाले थे कि उसका असिस्टेंट तोप के गोले की तरह वहां आ गिरा। हालांकि उस विदेशी के भारी भरकम शरीर ने उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये भयानक लड़ाई अभी रुकी ही थी कि लीडर ने देखा कि कोई उनकी तरफ चला आ रहा है। ये वही लड़की थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। दरअसल सारा और उसके भाई की मौत ने बम धमाके से बेहोश हुई उस लड़की को जगा दिया था। एक अजीब सा दर्द उसके दिल में उठ रहा था। उसके दिमाग में उन दोनों भाई बहनों के साथ बिताए गए पिछले कुछ दिनों के पल घूमने लगे। उसे जो परिवार जैसा प्यार मिला था वो अब हमेशा के लिए छिन चुका था। तभी हरे कोट वाली लड़की लाशों को घसीटती हुई उसके पास आई। खून से सनी हुई उस लड़की ने स्पेशल फोर्स के दो लोगों को मार दिया था। उसने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। 2 लड़ाइयां जीत चुकी उस लड़की ने इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को बहुत कमजोर समझा और अपने हथियार लेकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस लड़की ने एक ही झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। अब वो लड़की गोलेम टीम के सामने खड़ी थी। उसने जमीन पर पड़ी उन दोनों भाई बहनों की लाशों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर गुस्से का तूफान उबल रहा था। वो उन दोनों भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया था। लड़की ने अपनी खतरनाक ताकत दिखाई और पलक झपकते ही दुश्मनों को हवा में उड़ा दिया। उसने गैंगस्टर के सीने पर अपना पैर रख दिया। वो सारा को मारने वाले इस दरिंदे को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। लीडर भी उस लड़की के सामने टिक नहीं पाई। लड़की ने उसे एक ही हाथ से हवा में रोक लिया। लीडर के हाथ में मौजूद तलवार धीरे धीरे उसी की तरफ मुड़ने लगी और देखते ही देखते तलवार उसी के शरीर के आर पार हो गई। उस रहस्यमयी लड़की ने अपनी दिमागी ताकत से उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया था। लड़की ने लीडर के बाल पकड़े और उसे कचरे की तरह हवा में फेंक दिया। कभी बहुत घमंड दिखाने वाली गोलेम टीम की सारी हैकड़ी निकल गई थी। उनके एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना कटा हुआ हाथ दोबारा उगाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़की पर हमला करने की सोची, लेकिन वो लड़की के पास तक नहीं पहुंच पाया और सीधा लड़की की बनाई हुई हवा की तेज लहर में फंस गया। अंत में वो हवा में ही राख बनकर उड़ गया। इस तरह लड़ाई खत्म हुई। ये सब देखकर लीडर डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसने देखा कि कोई और भी वहां आ गया है। उसे देखते ही लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इसी इंसान ने उन्हें उस लड़की को ढूंढने भेजा था। ये कोई और नहीं बल्कि पहले पार्ट में दिखाई देने वाली पहली चुड़ैल एमा थी। लीडर को लगा कि उसे बचाने कोई आ गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि एमा की एक बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में वो रहस्यमयी लड़की एमा की सगी बहन थी। पिछली फिल्म के आखिर में एमा ने डायरेक्टर व्हाइट को ढूंढ लिया था और उनकी बॉडीगार्ड से लड़ते हुए उसे गहरी चोटें आई थी। इसलिए उसने शंघाई लैब से गोलेम टीम को अपनी बहन ढूंढने के लिए भेजा था। उसने अपनी इस अनजान बहन को एक कहानी सुनाई। ये उन दोनों बहनों के जन्म की कहानी थी। दशकों पहले
एक बस में एक जवान लड़की और कई महिलाएं काम करने फैक्ट्री जा रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा क्योंकि वो गर्भवती थी, लेकिन कुछ ही देर में बस अचानक एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई और उन सबको एक अनजान खदान में लाया गया। गैस मास्क पहने हुए एक आदमी ने बस के अंदर बेहोशी वाला बम फेंक दिया। थोड़ी ही देर में बस में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए और उस गर्भवती लड़की को उठाकर बस से नीचे लाया गया। उस लड़की को डॉक्टर वाइट और उनकी बहन की लैब में ले जाया गया, जहां वो सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट की सब्जेक्ट 0 बन गई और उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चे ही। पहली चुड़ैल एमा और दूसरी चुड़ैल ये रहस्यमयी लड़की थी। एमा अपनी बहन को इसलिए ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसने सुना था कि उसकी बहन सब्जेक्ट 0 यानी उनकी माँ के दिमाग से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो अपनी बहन के जरिए अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। एमा ने अपनी बहन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बहन सारा और उसके भाई की लाशों के पास चली गई। ऐसा लग रहा था कि इस अनजान बहन से ज्यादा उसे उन लोगों की परवाह थी जिन्हें वो अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी। एमा जानती थी कि उसकी बहन उन्हें जिंदा करना चाहती है, इसलिए उसने एक नीले रंग की दवा निकाली। ये दवा सिर्फ एक इंसान को जिंदा कर सकती थी और वो इंसान जिंदा होकर उन्हीं की तरह एक खूंखार राक्षस बन जाता। उसने अपनी बहन को खुद चुनने को कहा। दूसरी चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो जिसे भी चुनेगी उसे हमेशा दर्द ही झेलना पड़ेगा। इसलिए एमा ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और अपनी बहन की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसने अपनी बेहोश बहन को गाड़ी में डाला और उस दर्दनाक जगह से निकल गई। इस तरह पहली और दूसरी चुड़ैल आखिरकार एक साथ आ गई और अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ी। न जाने कितना वक्त बीत गया, जमीन पर पड़ी हुई महिला कैप्टन और उसका असिस्टेंट आखिरकार होश में आ गए। क्योंकि उन दोनों के सिर पर कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, इसलिए वे फिर से जिंदा हो गए थे। महिला कैप्टन ने अपना फोन निकाला ताकि हेडक्वार्टर को सब कुछ बता सके, लेकिन तभी छत पर फोन बजने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि लोगों का एक ग्रुप बहुत ही शांति से पता नहीं कब छत पर आ गया था। असल में वो हेडक्वार्टर के नए चीफ थे जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे। नए चीफ को पता था कि वो दोनों चुड़ैलें किसे ढूंढने गई है। वो सब्जेक्ट 0 जो हमेशा गहरी नींद में सोई रहती थी। सुपर ह्यूमंस की तकदीर बदलने वाली एक बहुत बड़ी जंग अब शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।